Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. Guys, Spring 2022 मून मार्ट के नाम से क्वेश्चन है। एरर्स का ये क्वेश्चन है जिसमें भाईजान हमारे एग्जामिनर भाईजान ने सस्पेंस अकाउंट मांगा और रिवाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशंस भी मांगी। उसने कहा जी मुझे प्रॉफिट की रिकैलकुलेशन करके दोबारा दे दो। और दूसरी चीज उसने क्या मांगी है, यस यू आर राइट, कि प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट भी बना के दे दो। अब इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बहुत क्लियरली समझानी है। पहले मैं उनके ऊपर बात करूंगा एंड देन विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। एंड ऑब्वियसली मैं ये कनेक्शन जो होता है आपका विद द क्वेश्चन वो ब्रेक नहीं होने दूंगा। आई विल कनेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन विद द क्वेश्चन। बेसिकली मैं क्वेश्चन से ही चीजें उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ओके, सो मून मार्ट के नाम से ये क्वेश्चन है। मून मार्ट, एरर्स, सस्पेंस अकाउंट प्लस रिवाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशंस का। इसमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरे बच्चों? बिल्कुल जी, उसने कहा जी प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सर उसने प्रिपेयर करने के लिए बोला है सस्पेंस अकाउंट, तो बनाना पड़ेगा सर। इसका मतलब है पहली चीज जो आप बनाएंगे दैट इज सस्पेंस अकाउंट। ओके, दूसरा, कंप्यूट द करेक्ट नेट प्रॉफिट। उसने कहा जी कि कुछ मैं गलतियां कर चुका हूं, तो प्लीज जरा प्रॉफिट भी रिकैलकुलेट कर देना मेहरबानी करके। 4 नंबर। अब एग्जामिनर के जब आप कमेंट्स पढ़ते हो ना, एग्जामिनर जो कमेंट करता है कि बच्चों ने क्या गलतियां की इस क्वेश्चन में, तो स्पेसिफिक एरर्स तो मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन एक कॉमन एरर ये था कि वो एग्जामिनर भाई कह रहे हैं कि हर बच्चे ने वो वाला पंगा किया हुआ था। इनकरेक्ट एंट्री क्या पास हुई है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो एग्जामिनर कह रहा है यार कि 8 नंबर हैं टोटल जिनके लिए आप शुगर लगा रहे हैं। अगर आप लोग ये 3-3 एंट्रीज देना शुरू कर देंगे खूबसूरती के साथ, तो आपका तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो वो उसने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। उसने कहा यार कि जो लोग ये हरकत कर रहे थे ना, उनका मेजॉरिटी लोगों का पेपर रहा है, यानी मेजॉरिटी लोगों का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ उसने मांगी नहीं है, अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूबसूरती का ख्याल नहीं भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको पहले करेक्ट लिखनी पड़ती है, फिर इनकरेक्ट लिखनी पड़ती है, फिर रेक्टिफिकेशन बनानी पड़ती है, तो जल्दी-जल्दी में बनाओ। उसमें खूबसूरती का, प्रॉपर फॉर्मेट का, कि जर्नल्स देनी है, नरेशंस का, उसका कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो प्रॉब्लम हमारे एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किया था, वो ये था। ओके, ये कहानी होगी जी। अब आगे क्या करना है हमें? दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों, अगली चीज क्या है जी? अगर मैं अगली चीज को समझने की कोशिश करूं तो प्लीज जरा देखें कि नेक्स्ट चीज क्या है। इस बात को जरा समझ लेते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सिर्फ मैं थोड़ी सी लाइटिंग एडजस्ट करा लूं इसकी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। तो लें जी। अब मेरे बच्चों, करना क्या हम लोगों ने, प्लीज जरा देखें। क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको मैं सबसे पहले पढ़ना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज जरा गौर कीजिएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब हम लोगों ने करना क्या है सर। सर ओपन करेंगे प्रॉपर इस क्वेश्चन को। जरा गौर करना है। ओके, सर सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है आपने एरर्स के क्वेश्चन में। क्यों, वजह क्या है, जरा पढ़ पढ़ के समझाता हूं आप लोगों को। एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों, वो कह रहे हैं आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, वो कह रहा है जब आप सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, वो कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट में फिर भी एक अमाउंट रह जाएगी। टेक्निकली जब सारे एरर्स ठीक हो जाएंगे ना, तो सस्पेंस का अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। कितना बैलेंस हो जाना चाहिए? जीरो। सस्पेंस खत्म हो जाना चाहिए। सस्पेंस का एग्जिस्ट करना ये शो करता है कि आपके जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग की हुई है आपने, उनमें कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि वो कह रहा है कि सस्पेंस की अमाउंट कुछ बच जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसने सारी एरर्स आपसे ठीक करवाई नहीं, थोड़ी सी दी हैं,
जानबूझ के सस्पेंस में एक बैलेंस रखा। वो कह रहा है इज टू बी कंसीडर्ड एज अ लॉस फ्रॉम इम्बेजलमेंट, वो कह रहा है समझ लेना वो चोरी होगी, इम्बेजलमेंट होगी थी, समझ लेना कि कोई बंदा चोरी करके ले गया था, हमसे ट्रेस ही नहीं हुआ कि वो क्या चोरी है, तो बस हम समझेंगे जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो चोरी का बैलेंस है, चोरी। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, जब सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो एक बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। वो 50 हुआ तो हम कहेंगे 50 चोरी है, लॉस है, थेफ्ट का लॉस है, चोरी हो गई है, नुकसान है, नुकसान मेरा एक्सपेंस है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाना चाहिए। अगर 150 आ गया वो भी एक्सपेंस है, 190 बैलेंस आ गया वो भी एक्सपेंस है, यानी सस्पेंस अकाउंट को आप ठीक करेंगे, ठीक करेंगे जब, फिर भी सस्पेंस अकाउंट में एक बैलेंस रह जाएगा, एंड दैट बैलेंस वुड बी अ लॉस, लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये बैलेंस इधर भी आ सकता है, तो आंसर है नहीं। सर क्यों? सर लॉस का बैलेंस क्या होता है? सर लॉस की एंट्री क्या होती है मेरे बच्चों? लॉस की एंट्री होती है यू नीड टू डेबिट लॉस, लॉस को डेबिट करना होता है। तो यार जब लॉस डेबिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट ही होना चाहिए ना, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके सस्पेंस अकाउंट में ये लॉस का बैलेंस इधर नजर आएगा। ओके, ये नहीं भी बात पता थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर आना चाहिए लॉस का बैलेंस। ओके, अब एग्जामिनर ने कहा कि कुछ बच्चों ने ये जो लॉस का बैलेंस आया था इसको प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नहीं लेके गए। यार मुझे एक बात बताएं, अगर वो कह रहा है ये लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट है, चोरी हुई है आपके साथ, आपका नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान पीएनएल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, एक्सपेंस बनना चाहिए, और जो एक्सपेंस बनेगा फिर अल्टीमेटली वो प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। तो जो बी पार्ट में आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसमें ये एम्बेजलमेंट का लॉस जाना चाहिए। अच्छा, मैटर ये नहीं करता ये ठीक है या गलत है, मैटर ये करता है जो भी आपका बैलेंस आया आप वो लिखो तो सही, एग्जामिनर इसके भी तो नंबर देगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको गौर से पढ़ो। पहली बात मैंने आप लोगों को ये समझाई कि सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, उसने मुझे खुद ही से बताया। ओके, व्हाट इज सेकंड एडजस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गाइस, जरा गौर करना है, ये समझने वाली बातें हैं और इनको अब हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो मेरे साथ साथ रहना। उसने कहा जी एमएम कंपनी का नाम है, कंपनी विच इज एमएम यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड पे डिस्कशन करते हैं हम लोग थोड़ी देर में। उसकी वजह यह है कि ऊपर इन्वेंट्री के ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है। ये इन्वेंट्री में ना मेरे बच्चों, इन्वेंट्री में दो सिस्टम होते हैं। पहला इन्वेंट्री का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है ना वो होता है, जी सर कौन सा सिस्टम होता है जी इनका? पहले सिस्टम को कहते हैं हम लोग परपेचुअल सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, ये ले सर। और दूसरी को हम कहते हैं पीरियोडिक सिस्टम। सर ये FR1 में नहीं है जी, बिल्कुल जी, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में है। एक को परपेचुअल सिस्टम कहते हैं, एक को पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक पीरियड क्या है? ठंड प्रोग्राम, मस्त। यहाँ पे लोग गाने कौन से गा रहे होते हैं, मुझे मस्त माहौल में रहने दे, रहने दे या जीने दे जो भी है। तो यहाँ पे पीरियोडिक में ये कहते हैं पीरियड एंड पे इन्वेंट्री इन्वेंट्री खेलेंगे, पीरियड एंड पे पीरियोडिक, पीरियड के एंड पे मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बना रहे हैं तो क्वार्टर के एंड पे देख लेंगे। नॉर्मली हमारे सिस्टम में एनुअल बेसिस पे चल रही होती है फाइनेंशियल्स, तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री इन्वेंट्री खेलेंगे, इसके अलावा इन्वेंट्री इन्वेंट्री नहीं खेलनी। परपेचुअल निकला है परपेचुटी से, परपेचुटी का मतलब होता है तसलसल, किसी चीज का कॉन्स्टेंटली अपडेट होते जाना, चलते जाना, तो परपेचुटी की कहानी है। परपेचुटी में इन्वेंट्री की एंट्री, हर एंट्री इन्वेंट्री की बनेगी, जब इन्वेंट्री आएगी यानी परचेजेस होंगी तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी, इन्वेंट्री के साथ डबल एंट्री बनेगी। जब सेल्स होंगी इन्वेंट्री के साथ एंट्री बनेगी, एक सेल्स की एंट्री, दूसरा इन्वेंट्री को निकालने की। यानी एक एक इन्वेंट्री की जो मूवमेंट है, इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री जा रही है, आपने क्या करना है, आने को भी रिकॉर्ड करना है, जाने को भी करना है। तो यार परपेचुटी का वर्ड ही आपको समझा रहा है कि इन्वेंट्री ऐसे ऐसे होती रहेगी आपकी।
कैसे कैसे होती रहेगी? ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। जब आ रही होगी, जा रही होगी तो कम होती रहेगी। परचेज रिटर्न्स की हैं, आप जो खरीदी थी वो वापस भेज दी हैं, कम हो जाएगी। सेल्स रिटर्न हो गई हैं, जो बेची थी वो वापस आ गई हैं, बढ़ जाएगी। आपने इन्वेंट्री की एंट्रीज पास करते जाना है, करते जाना है। ये परपेचुअल सिस्टम है। अब वो भाईजान कह रहे हैं पीरियोडिक मेथड है। अब पीरियोडिक मेथड में परचेजेस की जो डबल एंट्रीज होती हैं, जो परचेज रिटर्न्स की डबल एंट्रीज होती हैं, वो आप पास करते हैं परचेजेस टू पेएबल। और परचेज रिटर्न की जो डबल एंट्रीज पास करते हैं वो आप करेंगे पेएबल टू परचेजेस। और आप हर ट्रांजैक्शन के साथ इन्वेंट्री को नहीं छेड़ते। तो यार इसका मतलब क्या है फिर? अगर आप हर ट्रांजैक्शन के साथ इन्वेंट्री को नहीं छेड़ते, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि जब जब मैं आप लोगों को कहूं कि भाईजान मेरी परचेजेस गलत हुई हैं, मेरी परचेज रिटर्न्स गलत हुई हैं, मेरी सेल्स सेल्स रिटर्न्स गलत हुई हैं, तो आपने इन्वेंट्री की बदतमीजी में नहीं जाना। आपने इन्वेंट्री के साथ एंट्रीज नहीं बनानी, बल्कि परचेज परचेज रिटर्न्स के साथ एंट्री बनानी है। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने लिख दिया होता कि परपेचुअल सिस्टम है, तो फिर मेरी परचेजेस की एंट्री जो बनती है वो बनती है इन्वेंट्री टू पेएबल। फिर मैं कहता हूं भाई इन्वेंट्री आई, डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसे कर दो? पेएबल को। लेकिन अगर मैं पीरियोडिक सिस्टम में हूं तो फिर मैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री तो खेलता नहीं। फिर मैं एंट्री बनाता हूं परचेजेस टू पेएबल। तो पीरियोडिक सिस्टम चल रहा है बच्चों। यहां पे इन्वेंट्री की एंट्रीज जो पास करनी होती हैं आपने, वो सिर्फ और सिर्फ कब करनी होती हैं? यस यू आर राइट, आपने करनी होती हैं जब पीरियड का एंड आएगा, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्रीज बना देते हैं। तो इंपॉर्टेंट होगी बात। इसका मतलब है मैं परचेज परचेज रिटर्न्स की जो एंट्रीज बनाऊंगा वो उन्हीं के नामों से बनाऊंगा। ये पीरियोडिक सिस्टम है। और हर ट्रांजैक्शन में मैं इन्वेंट्री को नहीं छेड़ूंगा। तो ये मैंने थोड़ी सी रिवीजन कराई जितनी मुझे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। अच्छा सर, मान ली आपकी बात सर। आगे बताएं सर, आगे क्या करना है? इसको कर दें साइड पे, हो गया रिवाइज। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप हर क्वेश्चन में देखेंगे एरर के हर क्वेश्चन में ये मसला है। एरर के हर क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। वो क्या कह रहा है सर? सर बताएं सर क्या कह रहा है? कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। इस पे तो आपको ही निकल जानी चाहिए। क्या निकल जानी चाहिए? तो कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन्ड। भाईजान भाईजान ने क्या किया है? कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए हुए। सर इसका क्या फर्क पड़ता है सर? फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल, सर बहुत फर्क पड़ता है सर। मैं अब आप लोगों को ये फर्क समझाना चाहता हूं, प्लीज जरा बात को समझना। बच्चों जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और जब मेंटेन नहीं होते तो क्या होता है, अभी मैं समझाऊंगा। जब मेंटेन नहीं है तो क्या होगा। यार बच्चों, जब आप लोगों की सेल्स डे बुक बनेगी ना, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत मजे की स्टोरी है। लोगों को आखिर तक समझ नहीं आती, तो जरा गौर करते जाना है। सेल्स डे बुक जब आप बनाएंगे, सर कौन कौन सी बुक? हर वो बुक जिसका डेटर और क्रेडिटर से ताल्लुक है। हर वो बुक जिसमें पेएबल और रिसीवेबल आता है। यानी हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें पेएबल रिसीवेबल का पंगा होता है, उस बुक को किस तरह सोचना है, आपने किस तरह अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस बुक की, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी अभी डिस्कशन में। इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन में सर कैसे सोचना है, व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस, मैं वो समझाने जा रहा हूं। और एरर्स के क्वेश्चन में अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप बेवकूफ हैं, आप बदतमीज हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको ये नहीं पता कि कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो ना हो तो क्या मतलब है। तो गौर करना जरा। सर कौन कौन सी बुक्स हैं सर, प्लीज जरा बताएं। ट्रांजैक्शन सोचें, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं? सर पहली ट्रांजैक्शन है सेल, उधार वाली। दूसरी परचेजेस, उधार वाली। फिर इनसे पैसे आना, इनको पैसे जाना। फिर डिस्काउंट्स के मसले। ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। सर क्या कर रहा होता बताएं सर। बच्चों जब आप ए को सेल करते हैं ना, तो आपने क्या किया? आपने कर कह दिया ए को मैंने 200 रुपए की सेल्स की है, उधार वाली। बी को सेल्स की आपने, तो इसको कर दिया आपने 300 की। सी को सेल्स की आपने, ये सेल्स डे बुक बना रहा हूं मैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। अब जी क्या करना था, इसको मैंने कर दी 100 की सेल्स, और डी को भी 200 की कर लेते हैं, 250, 300, 400 कर लेते हैं। तो 400 की सेल्स इसको की मैंने। मेरे बच्चों जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते ना, तो आप क्या करते हैं? आप इसका टोटल कर लेते हैं। आप कहते हैं सेल्स डे बुक में जितनी उधार की सेल्स हैं सारी आ गई हैं। सेल्स डे बुक होती है उधार की बुक, परचेज डे बुक उधार की बुक।
परचेज रिटर्न बुक उधार की बुक, सेल्स रिटर्न बुक उधार की बुक। सर तो कैश सेल्स, कैश परचेजेस ये किधर आएंगी? कैश जिस ट्रांजैक्शन में आ गया वो कैश बुक की ट्रांजैक्शन है, वो कैश बुक में जाएगी। ये जो नामों के साथ बुक्स बनी हुई हैं ये सिर्फ उधार की ट्रांजैक्शन के लिए बनी हुई हैं, तो ये बात माइंड में रखना। सेल्स डे बुक ए बी सी डी, मैंने किया 200 300, फिर मैंने क्या किया, मैंने 100 और ऐड किया, मैंने 400 और ऐड किया। टोटल चाहिए मुझे, कितना बन गया टोटल प्लीज बताएं? 500 500, ये 1000 बन गया। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ना ये लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, यानी जर्नल एंट्री बनाते हैं। और यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी कैसे, यहीं पे फर्क क्रिएट होता है। कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन का मतलब क्या है? सर कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन का मतलब है यहां पे जो डबल एंट्री बनेगी वो बनेगी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। यहां से डेटर्स के अकाउंट बनेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग कहानी सर। डेटर के अकाउंट्स कहां से बनेंगे? यहां से। 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 डेटर की जो एंट्री है ना वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से आएगी, और ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, ये टोटल सेल्स के साइड पे आएगा। तो डबल एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल्स। सो ए डेटर, ये वाले भाई रिसीवेबल, बी रिसीवेबल। तो वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर क्यों इंटरेस्टिंग है सर, क्या हो गया है सर, आप इतने जज्बाती क्यों हो गए हैं ये सुनते ही कि कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं है? सर आपको क्या हो गया है सर? सर आप इतने जज्बाती क्यों हो गए हैं सर? सर मैं अभी समझाने लगा हूं। सर यहाँ पे 200 बिल्कुल ठीक आ गया, यहाँ पे बी 300 बिल्कुल ठीक आ गया, यहाँ पे 100 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 400 बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1000 बिल्कुल ठीक है। सर मैंने कोई गलती नहीं की। कंट्रोल अकाउंट मेंटेन ना होने का मतलब है कि ए की एंट्री ए के इस एंट्री से ही आ जाएगी, इधर से आ जाएगी। बी की एंट्री इधर से आएगी, सी की एंट्री इधर से आएगी, डी के लिए। इसका मतलब यह है कि टोटल में रिसीवेबल का अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, टोटल में नहीं मेंटेन हो रहा। सर तो वैसे भी तो ऐसा ही होता है। नहीं सर, जब टोटल मेंटेन हो रहा होता है तो कहानी डिफरेंट होती है। सर क्या कहानी होती है सर? सर अभी समझा रहे हैं हम आपको, लेकिन अब मैं गलती करके दिखाने लगा हूं आपको। जब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं होगा तब मेरे से जमा करते हुए गलती होगी। देखो 200 प्लस 300 500 हुआ, फिर 100 ऐड हुआ 600 हुआ, फिर 400 ऐड हुआ 1000 हुआ। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने यहां पे जमा करते करते 1100 लिख दिया। तो मेरे बच्चों मुझे बताएं, जब मुझे वो कहेगा सेल्स डे बुक का टोटल गलत हो गया, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट हो गया, तो मेरे बच्चों क्या डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट दोनों डिस्टर्ब हुए हैं, या सिर्फ सेल्स की एंट्री डिस्टर्ब हुई है, या सिर्फ सेल्स की? मुझे बताएं, ये 1100 सिर्फ क्रेडिट साइड पे जा रहा है या दोनों साइड पे जा रहा है? प्लीज बताएं, बताएं जरा। सिर्फ सेल्स की एंट्री, यानी जो डेबिट होता है और जो क्रेडिट होता है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सर डेबिट तो ठीक है, सिर्फ क्रेडिट गलत हुआ है। ये मतलब है कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन का, कि आपका टोटल सिर्फ एक साइड पे जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार ये सस्पेंस अकाउंट डिस्टर्ब हो गया, यानी जब ये टोटल गलत है तो इधर भी गलत आ जाएगा, और देखो डेबिट और क्रेडिट में फर्क पड़े। जब जब डेबिट क्रेडिट में फर्क होता है तो सस्पेंस अकाउंट हिट होता है, और ये वो एरर्स बन जाते हैं जो ट्रायल बैलेंस। तो डे बुक का टोटल, सेल्स डे बुक का टोटल, परचेज डे बुक का टोटल, परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल, सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल जब मुझे कहेगा ना टोटल कॉलम ऑफ दिस चेंज हुए हैं, बुक्स के चेंज हुए हैं, मैं समझूंगा ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टोटल जो है वो सिर्फ एक साइड पे जा रहा है। तो ये मतलब है कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन। सर अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मजा नहीं है, अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो तो क्या होता है सर, वो समझाए ना जरा, कंपैरिजन करके देखते हैं सर। यार बड़े तेज हो गए हो तुम लोग, इतनी तेजियां फुर्तियां कहाँ से लाए हो, और वो भी तब जब एग्जाम में अच्छा खासा टाइम रहता है। देखते हैं जरा, अगर यही काम मैं कर रहा होता तब, जब जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो, तो सर जरा और करना है अब आप लोगों ने। ये मैं ला रहा हूं इधर से,
मेहनत क्यों करनी जब ये कॉपी पेस्ट हमें कर देता है। सर सेल्स डे बुक सेम बनाई मैंने, ये मैंने किया 1000। सर जब अकाउंट कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं रिसीवेबल्स के, पेएबल्स के, ऑब्वियसली परचेज डे बुक इफेक्ट होगी। तो जनरल लेजर जो बनता है आपका ना, जो नॉमिनल लेजर जनरल लेजर बनता है, जनरल लेजर नॉमिनल लेजर जो बनता है, उसमें आप ये टोटल उठाते हैं, डबल एंट्री बनाते हैं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, आप बनाते हैं 1000 एंड बनाते हैं 1000, डबल एंट्री ये बनी। अब जब आप अकाउंट बनाएंगे तो डेटर में भी 1000 गया, सेल्स में भी 1000 गया। सर ए बी सी डी का रिकॉर्ड, सर वो आप अलहदा से रख रहे होते हैं, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, ये बन रहे होते हैं, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी का अकाउंट, लेकिन इसका डबल एंट्री सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। डेबिट क्रेडिट करते वक्त आप मिस्टर ए को डेबिट, मिस्टर बी को डेबिट, मिस्टर सी या मिस्टर डी को डेबिट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप डेटर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं। सर थोड़ा और इलेबोरेट करें प्लीज। जी सर करते हैं, लेकिन बात तो समझो। अगर कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन्ड है और यहाँ पे अंडर कास्ट करते हुए गलती होगी, तो ये गलती दोनों साइड पे चली जानी है, ये देखें, क्योंकि उसने तो टोटल से एंट्री बनानी है। तो कंट्रोल अकाउंट्स जब मेंटेन्ड होते हैं तो टोटल ऑफ डे बुक से एंट्रीज बन रही होती है। तो डे बुक का टोटल है उसी से एंट्री बन रही है, जो डे बुक का टोटल है उसी से एंट्री बन रही है। तो डे बुक के टोटल जब डिस्टर्ब होते हैं तो मैं कहता हूं यार ये एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि डेबिट पे भी गलत गया, क्रेडिट पे भी। जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो टोटल से एंट्रीज बनती। सर थोड़ा और इलेबोरेट करें, बिल्कुल थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पे जो टी काउंट्स हैं, अब जरा बात समझनी है, अब आखिरी फाइनल बात करके समझाने लगा हूं मैं। और यहाँ पे जो टी काउंट्स मेंटेन है, यहाँ पे डेटर का टोटल वाला अकाउंट मेंटेन होता है यहाँ पे, और सेल्स का टोटल वाला अकाउंट, सेल्स का हमेशा टोटल वाला ही अकाउंट। ओके, डेटर यहाँ पे आ जाएगा 1100, गलत है, पता है आपको। सेल्स इधर आ जाएंगी 1100, फिर आप करेंगे इनको बैलेंस, 1100 इस साइड पे आया, 1100 इस साइड पे आया। देखें जरा, यहां से ट्रायल बैलेंस बनना है। कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन होने का मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस यहां से आप बना देंगे। जब आप ट्रायल बैलेंस यहां से बनाएंगे तो एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। देखें, डेबिट साइड पे 1100 आ गया, गलत है। क्रेडिट साइड पे भी सेल्स का 1100 आ गया, गलत है। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी गलत है। लेकिन अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन्ड है, टोटल ऑफ डे बुक्स की गलती पूरी की पूरी डेबिट की भी गलती बन जाती है, क्रेडिट की भी, और वो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में दोनों की दोनों अमाउंट्स बैलेंस चली जाती हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ हुई है, एक तरफ नहीं। इसको कहते हैं कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन किया है आपने, कहां पे, जर्नल लेजर में। और वही कंट्रोल अकाउंट से वैल्यूज जानी है इधर। ये जो मिस्टर ए का अकाउंट, बी का, सी का, डी का, इसका ट्रायल बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब इस जगह पे कंट्रोल अकाउंट मेंटेन्ड में जब मुझे कहेगा ना ए की डेटर के गलती है, बी डेटर की गलती है, यानी नाम के साथ जब मुझे कहेगा, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ए बी सी डी की गलती को ट्रायल बैलेंस के साथ लिंक ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस से ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन है। कंट्रोल अकाउंट से जानी है चीज ट्रायल बैलेंस में। तो सर इंडिविजुअल अकाउंट्स की गलतियां नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बनती हैं। लेकिन इधर, इधर तो सर कोई टोटल में रिसीवेबल अकाउंट नहीं मेंटेन। यहाँ पे ए का अकाउंट है, यहाँ पे बी का अकाउंट है, सी का, डी का, सेल्स का अकाउंट भी है, और यही ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए की गलती, काउंट की गलती, बी काउंट की गलती, सी काउंट की गलती, यानी डेटर बाय नेम की गलती या क्रेडिटर बाय नेम की गलती ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाए। सर ये सिस्टम्स आपने समझने हैं। ये सिस्टम क्या था, कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन। अब बच्चों को ये पता ही नहीं होता, और कभी क्वेश्चन में वो कह देगा कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन्ड है, कभी वो कहेगा कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन्ड है, कभी वो टोटल की गलती को अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाएगा, कभी वो नॉट अफेक्टिंग बनाएगा। मेरे बच्चों को ये बात समझ लगी, प्लीज बताएं जरा। बेहतरीन हो गया, समझ आ गई है, इसका मतलब है तुम लोग। थोड़ा सा और समराइज कर। ओके बच्चों, अच्छा मेजॉरिटी क्या होगा मैं ये भी बता दूं, मेजॉरिटी यही चलेगा। अब आपके एग्जाम्स में मेजॉरिटी यही चलेगा। क्यों सर?
क्यों? क्योंकि सिस्टम जो अब जो सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो विदाउट कंट्रोल अकाउंट्स। आजकल जो अकाउंटिंग चल रही है वो विदाउट कंट्रोल अकाउंट्स। अब अगर एग्जामिनर समझदार है तो वो यही बनाता जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर है कि बच्चों को तंग कर लेता हूँ थोड़ा, कह देगा कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन है। तो नॉर्मली चल नहीं रहा सिस्टम, लेकिन ठीक है, हमें तो दोनों सीखने चाहिए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, जरा सम अप कर लेना मेरे बच्चों। कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन पे अब हमने रहना है, हमारी ज्यादा डिस्कशन इसी पे है। कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन में जब वो कहेगा कि डे बुक में गलती हो गई, तो मेरे बच्चों ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, इन सब का टोटल जाना होता है सेल्स डे बुक का क्रेडिट साइड। तो जब वो कहेगा सेल्स डे बुक का टोटल गलत है, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों टोटल सिर्फ एक साइड पे जा रहा है। इसी तरह परचेज डे बुक का भी एक साइड पे जा रहा होगा, विच इज परचेजेस, क्योंकि हर डेटर क्रेडिटर का बाय नेम अकाउंट बन रहा है। तो पोस्टिंग समझनी है आपने कि ए एरर कौन सा लेके आ रहा है, बी कौन सा एरर लेके आ रहा है, सी कौन सा एरर लेके आ रहा है, ये समझना आप। तो टोटल यहाँ पे टोटल ऑफ सेल्स डे बुक अंडर कास्ट ओवर कास्ट का मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साइड इफेक्ट हो रही है, बाकी ए बी सी डी बिल्कुल ठीक है। ये मतलब है, जब वो मुझे कहेगा ए का अकाउंट गलत हो गया, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट गलत हो गया, डी का अकाउंट, मैं कहूंगा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये अकाउंट्स किधर जाने हैं, अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में जाने हैं, कंट्रोल अकाउंट तो है नहीं। अदरवाइज इनकी जगह क्या होता है, ये लहदा लहदा ट्रायल बैलेंस में नहीं जाते, बल्कि सबको कंबाइन करके कंट्रोल अकाउंट इकट्ठा बना होता है, वही चला जाता है। वो कहता है यार तुम लोग रहने तो मैं खुद ही चला जाता, तुम लोगों की जगह मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊँ। कंट्रोल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में कंट्रोल अकाउंट जा रहा होता है। यहाँ पे जब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी की गलतियां, एक अकाउंट की गलतियां और सिंगल अकाउंट की जो गलतियां होती है ना, वो अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में। क्या ये बात समझ लगी है? प्लीज बताएं। ओके, डे बुक का टोटल गलत होने का मतलब क्या है? कंट्रोल अकाउंट्स नॉट मेंटेन। डे बुक का गलत होने का मतलब है, टोटल गलत होने का मतलब है कि सिर्फ एक डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट हुआ है, ट्रायल बैलेंस तो विल अफेक्ट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। दूसरा, ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी अकाउंट, यानी बाय नेम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो जब भी वो कहेगा इस डेटर की गलती, उस डेटर की गलती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल अज्यूम कि भाईजान ये ट्रायल बैलेंस में गलती। तो ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ से पिक की। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो टेक्निकली आपको कितना टाइम में ये कर लेना चाहिए? मैंने तो बेसिस डेवलप करनी थी, तो 8 into 1.8 कर लें आप। इसका मतलब ये है कि तकरीबन आप लोगों को 3 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन हमसे 14 to 15 मिनट्स में होता है या नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो नहीं होगा, नहीं पूछेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरे बच्चों क्या करना है हमें? क्वेश्चन शुरू करते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट लिमिटेड डिड नॉट, व्हिच इज एमएम, डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर 2021। अब उसने मुझे धोखे से ना ईयर एंड बता दिया। मुझे धोखे से क्या बता दिया? ईयर एंड। मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। अब आप बड़े हो चुके हैं, तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ईयर एंड बताया उसने। एंड द शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन द डेबिट साइड वाज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। शॉर्टेज साइड पे सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, और वो कौन सी साइड थी? डेबिट साइड। वो कह रहा है डेबिट साइड शॉर्ट थी बाय 215, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट में 215 का बैलेंस ओपन कर लिया। ओके, अगर उसने 215 का बैलेंस ओपन कर लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी एक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। देखें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही आपका आंसर होना चाहिए, बाकी सब वर्किंग्स हैं आपकी। ओके, उसने बोला हुआ है सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करें, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ। थोड़ा खूबसूरती का ख्याल रख लेते हैं, तो लाइनें जरा अच्छी लगा लेते हैं। ये लें, ये पहली लाइन आ गई अकाउंट की। दूसरी एरर कौन सा है जी? ये लें जी, ये दूसरा एरर आ गया सर। ये लें, ये सस्पेंस अकाउंट मेंटेन। दिस इज माय सस्पेंस अकाउंट। अब मेरे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट के बाद अगला काम क्या करना है आपने? जो बी रिक्वायरमेंट है वो भी ओपन कर लें। सर बी रिक्वायरमेंट क्या है सर, प्लीज बताएं। बी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे बच्चों? बी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द करेक्ट नेट प्रॉफिट। कमाल है यार, ये आ जाएगा, बी भी इधर ही आ जाएगा भाई, मेन पेज पे। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। ये लें सर।
नाम लिखना है ऊपर लिख लें, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। अब सर किस साइड पे ट्रायल बैलेंस ये जो ओपन हुआ है आपका बैलेंस, ऑब्वियसली सर यहाँ पे डेबिट साइड पे आया तो ये लें, ये बैलेंस है जो आपने क्रिएट कर दिया है कौन से अकाउंट वाले भाई में, बिल्कुल जी 215। तो 215 ये आपका बैलेंस आ गया, 3 जीरो मैंने कॉमन ले लिए हैं तो ये लें सर, ये 3 जीरो कॉमन है। कहानी खत्म करें, क्या लंबी चौड़ी बातें करनी है हमने, ये लें सर। सर आगे सर 215 का बैलेंस है, शॉर्टेड साइड पे आया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 1431,000। 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो हर जगह इग्नोर करते जाना। तो मेरे पास जो प्रॉफिट गिवन है, जो गिवन प्रॉफिट है वो कितना है वो मैं लिख लेता हूं। तो वी हैव अ गिवन प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, यू आर राइट, 1431। सर इधर कौन कौन सी चीजें आनी है, आई होप आप लोगों को पता है, नहीं पता सिखा देंगे। सिर्फ एक्सपेंस और इनकम की एंट्रीज, जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं वो एंट्री इधर आएगी, जिसे हम इनकम कहते हैं वो एंट्री इधर आएगी। ये वो एंट्रीज हैं जो यहां पे आनी है। ओके सर, फाइन सर, आगे चलें सर। सर आगे चलते हैं, अगली स्टोरी क्या है मेरे बच्चों। अब चलिए एडजस्टमेंट ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। A return outwards of 18,000 was posted, 3 जीरो कॉमन ली हुई है इसलिए मैं इग्नोर करी जा रहा हूं, was posted on the debit of return inward account in the journal ledger। जर्नल लेजर के प्रॉब्लम्स हैं, तो अकाउंट्स जो बने होते हैं मेजॉरिटी को जर्नल लेजर्स में पड़े होते हैं। तो सर ये और भी कोई लेजर होता है, यस पर्सनल लेजर। ये मिस्टर ए बी सी डी के अकाउंट्स किधर होते हैं, डेटर क्रेडिटर्स के बाय नेम पर्सनल लेजर्स में। और यहाँ पे पर्सनल लेजर भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट है, उसकी गलती भी कंसीडर की जाएगी। जर्नल लेजर की गलती भी, शॉर्ट करता हूं, जर्नल लेजर की गलती भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देगी, और पर्सनल लेजर की एंट्री भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देगी जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगे। ओके सर ये तो समझाएं जरा, रिटर्न आउटवर्ड, मैं सोच रहा हूँ यार ये रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं, ये क्या है रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड। सोचते हैं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न हुई है बाहर की तरफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गई है रिटर्न। तो सर ये सेल्स रिटर्न तो हो नहीं सकती, सेल्स वाली रिटर्न तो हमारे पास आ रही होती है, लोग कस्टमर कह रहे होते हैं रखो अपनी चीजें हमें नहीं पसंद आई। ये रिटर्न आउटवर्ड्स है, इसका मतलब है जो परचेजेस मैंने पहले की थी, जो इन्वेंट्री में पहले लेके आया था मतलब परचेजेस की थी, अब मैं वो रिटर्न कर रहा हूं। इसका मतलब है परचेज रिटर्न को वो भाईजान क्या कह रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। ओके सर इसका मतलब ये है कि ये परचेज रिटर्न है, बिल्कुल जी। अब परचेज रिटर्न की जो डबल एंट्री होती है वो क्या होती है सर, वो होती है मेरे बच्चों, परचेज रिटर्न को आपने क्रेडिट करना है और पेबल को आपने डेबिट करना है। तो पेबल बिल्कुल ठीक है। सर आपको कैसे पता चला पेबल ठीक है, सर वो बोल रहा है जर्नल लेजर में गलती है, पेबल का अकाउंट किधर मेंटेन हुआ है बताए ना, पेबल का अकाउंट किधर पड़ा हुआ है, वो मिस्टर ए बी सी डी का अकाउंट जो भी एक्स वाई जी है उसका अकाउंट किधर पड़ा हुआ है, वो पर्सनल लेजर में पड़ा हुआ है। तो पर्सनल लेजर तो ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि जर्नल लेजर की गलती है। इसका मतलब ये है कि परचेज रिटर्न के अकाउंट्स डिस्टर्ब हुए हैं, पेबल के अकाउंट में गलती नहीं है। ओके 18 था तो डबल एंट्री बननी चाहिए थी मेरे बच्चों, पेएबल डेबिट होनी चाहिए थी, ये रिक्वायर्ड नहीं है जो डबल एंट्रीज में बना रहा हूं। पेएबल और परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए थी, ये डबल एंट्री बन रही थी। रिटर्न आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं आप इसे। वो कह रहा है वॉज पोस्टेड ऑन द डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स। वो कह रहा है कि हुआ क्या कि मैंने यार सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लिया गलती से, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न को मैंने डेबिट कर लिया है। भाईजान पता नहीं क्या क्या किया है उस पागल से बंदे ने। कितनी अमाउंट थी, 18। सर पेएबल तो बिल्कुल ठीक है, पेएबल तो उसने किया ही ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके बारे में खामोशी हो उसका मतलब है एरर के क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों ये हुआ है, क्या करो आप बताएं। जी सर, इनकरेक्ट एंट्री में डेबिट पेएबल हुआ, डेबिट सेल्स रिटर्न हुई, सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा बाय 36, साफ नजर आ रहा है गलती में। जब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होते तो उसकी जगह सस्पेंस ले लेता है। अब क्या करो, अच्छा जी सिंपल करते हैं सर, एरर को ठीक करें सर। पेबल में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। ओ भाई सेल्स रिटर्न गलत डेबिट हो गई है, इसे क्रेडिट कर दें। तो मैंने पहली एंट्री जो पास करने की सोची वो क्या है कि मैंने कहा
कि क्रेडिट कर देते हैं। जी सर, क्रेडिट किसे कर देते हैं? बिल्कुल ठीक सर, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं। तो पहली चीज काम जो मैंने किया वो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। ये लें सर। सर क्यों किया आपने क्रेडिट? ओ भाई, सेल्स रिटर्न इनवर्ड तो थी ही नहीं, वहां पे जाके डेबिट किया है, तो एक चीज है ही नहीं, वहां पे जाके डेबिट करेंगे तो उसको खत्म कर दो क्रेडिट करके। एक चीज है ही नहीं, किसी अकाउंट में जानी नहीं चाहिए कोई ट्रांजैक्शन, वहां पे क्रेडिट हुई है तो उसको जाके डेबिट कर दो। इन शॉर्ट, अगर अकाउंट में किसी गलत अकाउंट में आपने लिख दिया तो जो लिखा है उसे खत्म करो। तो मैंने डेबिट किया था, उसने मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से? 18 से। सर ये एंट्री रिक्वायर्ड है, देना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं देना है, एग्जामिनर ने तो बल्कि कहा है कि नेगेटिव पॉइंट है जिन लोगों ने एंट्रीज दी हैं, टाइम अपना जाया किया इन लोगों ने। सेल्स रिटर्न, अच्छा होना क्या चाहिए था? परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो सर क्रेडिट परचेज रिटर्न करें आप, ये लें। सर डेबिट पे क्या करना है? सर ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट पूरे के पूरे हिला के रख दिए हैं, तो आप लोगों का डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। बाकी एंट्रीज में रेज कर देता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए। ये 36 आ गया। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अब मेरे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट को ठीक करना है। सस्पेंस अकाउंट 36 से डेबिट हो रहा है, क्या करूं? सर एरर का नाम लिखें। एरर का नाम है, नंबर लिखें, नंबर है 1। ये लें 1 लिखा। रिटर्न्स की स्टोरी है, रिटर्न्स लिखा। ये लें सर। 36 डेबिट हो रहा है सर, तो ये 36 डेबिट हो गया सर। ये लें, सस्पेंस में तो डेबिट साइड पे लिख दी। सर ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या क्या करना है? हर वो एंट्री जिसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, सर वो कौन सी होती है? हर वो एंट्री जिसे इनकम या एक्सपेंस कहते हैं आप, वो एंट्रीज जानी है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। अगर क्रेडिट की एंट्रीज हैं, प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। और क्या क्रेडिट होता है? क्रेडिट की एंट्री अगर आप उधर लेके जाएंगे, किसी एक्सपेंस इनकम की आइटम को क्रेडिट करेंगे, तो क्या होगा मेरे बच्चों? जी सर, क्रेडिट क्रेडिट में जाके ऐड हो जाएगा। तो कोई भी क्रेडिट की एंट्री प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आएगी तो प्रॉफिट को बढ़ा देगी। ओके, 18 प्लस 18 ये दोनों परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट आइटम है। जब परचेजेस लिखते हैं माइनस परचेज रिटर्न भी करते हैं, सेल्स लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है दोनों इनकम स्टेटमेंट की एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एरर में रिटर्न्स की जो करेक्शन थी, ये वो आपने 36 क्रेडिट करना था, तो ये प्रॉफिट में आके ऐड कर दिया। तो ये आपने पहला काम किया है। ओके सर, ठीक है, कर लिया। आगे बताएं सर, व्हाट इज नेक्स्ट? आगे जी, अगला एरर, सेकेंड एरर। सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का मतलब होता है, ये जर्नल लेजर नहीं है। सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स अकाउंट। सर ये डेटर अकाउंट को कहते हैं सर। अब वर्ड होता है सेल्स लेजर, लगता है कि गलती है सेल्स अकाउंट की, जल्दी जल्दी में ये लगता है। सेल्स लेजर कहते हैं डेटर्स के अकाउंट को, वो जहां पे ए बी सी डी अकाउंट्स पड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं सेल्स लेजर। ओके सर, ये डेटर अकाउंट की गलती है? बिल्कुल ये डेटर अकाउंट की गलती। तो अगर वो कह रहा है सेल्स लेजर में ठीक लिखा गया, इसका मतलब है रिसीवेबल के अकाउंट में, डेटर के अकाउंट में गलत लिखा गया। ओ वाकई, यस सर, जी बिल्कुल। ओके, सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर, यानी डेटर के अकाउंट में 2 दफा लिखी। तो सेल्स के अकाउंट में भी 2 दफा लिखी होगी? क्वेश्चन खामोश है, और खामोशी का मतलब है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। अच्छा, सेल्स, इसका मतलब डेटर में 2 दफा लिखा गया, बिल्कुल ठीक। अब डेटर में डेबिट 2 दफा हुआ है, क्रेडिट शॉर्ट है। क्रेडिट एक दफा हुआ हुआ सेल्स, तो डेबिट क्रेडिट हिल गया आपका, यानी बैलेंस नहीं रहा। डेबिट पे और अमाउंट, क्रेडिट पे और अमाउंट, इसी को तो कहते हैं ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होने वाली एरर्स। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होने वाली एरर्स हैं, तो करें क्या? क्या करें सर, क्या करें? तो सर आंसर है ठीक करें। क्या? डेटर 2 दफा डेबिट हुआ है, क्या करूं? सेल्स इनवॉइस थी, उधार पे सेल्स की थी मैंने। सेल्स इनवॉइस मतलब उधार पे बेची। ट्वाइस इन डेटर अकाउंट, डेटर के अकाउंट में 2 दफा हो गई। आप बताएं क्या करें यार बच्चों, बताएं ना जरा। मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है, मैं देखता हूं क्या करते हो आप लोग। बताएं जरा, क्या करूं? क्या करूं? सर बड़ा आसान है सर, डेटर को 2 दफा डेबिट किया है, तो एक दफा डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर दें। ये लें। सर कितनी अमाउंट से? सर जितनी अमाउंट है सर 42 है, 42 से।
सर डेबिट किसे करूं? सर सस्पेंस अकाउंट को। ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उनमें सस्पेंस अकाउंट आ ही जाता है सर। 42 सर, ये लें सर। तो 42 ये लें सर, सेकंड एरर। अब मैं सस्पेंस अकाउंट भी बना रहा हूँ, प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट में 42 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सस्पेंस अकाउंट में 42। तो सर क्या करें फिर सर? सर ये एरर्स मैं खत्म करने लगा हूँ सर, बस बहुत हो गया। आप लोग खुद ही से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। अब आ जाओ मेरे बच्चों, सेकंड एरर में क्या हुआ? जी सर, सेकंड एरर में हमने सस्पेंस अकाउंट को दोबारा क्या किया? डेबिट किया। तो यार मेरे बच्चों लिखेंगे क्या इसके अगेंस्ट? डेटर या रिसीवेबल। लें जी, कितनी अमाउंट थी? 42। ये लें। लिखना डेबिट साइड पे सस्पेंस डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो नरेशन देनी होती है वो आपको पता है क्रेडिट वाली देनी होती है, टी अकाउंट बनाते बनाते। ओके सर, फाइन। आगे चलते हैं सर। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अगली बात क्या है जी? अगला एरर। सर प्रॉफिट की कैलकुलेशन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको हर एंट्री पे सोचना है कि सस्पेंस अकाउंट में भी चीज जा रही है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जानी चाहिए नहीं, एंड द आंसर वुड बी कि सर नहीं जानी। सर आपको कैसे पता चल रहा है? सर हमें कैसे पता चलेगा? सर इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। ये डेटर है, डेटर। डेटर इज एन एसेट, और एसेट जाते हैं बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और वो आपसे बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा, वो आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करा रहा है। इनकम स्टेटमेंट की चीजें जानी है। ओके, अब समझ आइए सर। यानी कि सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस की एंट्रीज। यस, सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस की एंट्रीज। ओके, फेयर इनफ सर, मान लेते हैं आपकी बात। जी सर, अगली एंट्री सर। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट एंट्री, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है सर, पता है हमें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन रिडक्शन इन एसेट को कहते हैं। रिडक्शन इन एसेट क्रेडिट बैलेंस के तौर पे आएगी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है। Accumulated appreciation of equipment was brought forward as 641 instead of 461 in 1st Jan 2021. सर एक्यूमुलेटेड एप्शन का बैलेंस ही गलत लिख दिया आपने। किसी एक अकाउंट में ओपनिंग को गलत लिख देना, क्लोजिंग को गलत लिख देना, ब्रॉड फॉरवर्ड गलत लिख देना, ज्यादा उल्टी साइड पे कम, ये सारे अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एरर्स हैं। आपने पढ़े हुए हैं, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, बैलेंसिंग एरर के नाम से हमने पढ़ा था ये। ओके सर, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है 641 आ गया है, हालांकि ठीक था 461। 461 ठीक था, आया है 641, मतलब क्रेडिट ज्यादा हो गया है। क्रेडिट ज्यादा हो, क्रेडिट ज्यादा हो गया है। अब अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो क्या करना चाहिए? जी सर, क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट करें मेरे भाइयों। कर देते हैं सर, इसमें क्या मसला है? करें ठीक सर, इधर ही ठीक करने लगा हूं मैं। तो डेबिट किसे करना है मेरे बच्चों आप लोगों ने? जी, डेबिट करें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। और क्रेडिट किसे करें सर? क्रेडिट करें आप सस्पेंस अकाउंट। ये लो, ये एंट्री आ गई सर। कितनी अमाउंट थी सर? कितने से कम हुई है प्लीज बताएं। कितने से आपको एक्यूमुलेटेड एप्शन को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा? 180 से करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये 180 से, ये 180 से आपने क्या किया? ये लो, ये आपने ठीक किया। ओके, अब डेबिट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट है। अब मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, ये किधर के आइटम्स हैं? सर आंसर है ये बैलेंस शीट आइटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये भी ये सस्पेंस, वैसे ही आपने सस्पेंस करना है तो इसको तो लिखे ना इधर। तो ये मैंने इधर लिख दिया जाके एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एरर नंबर है 3। तो ये नंबर लिखने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को बड़ी क्लियरली पता चल जाता है कि आप ये अमाउंट कहाँ से ला रहे हैं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड 180। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो डेबिट हो रही है। जी सर, सस्पेंस तो क्रेडिट हो रहा है, तो मैं सस्पेंस के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। ओ, ओके। अब मेरे बच्चों जो गलती करने वाला काम है, अब बड़ा मजेदार काम है। सर देखें, वो कह रहा है इक्विपमेंट्स आर डेप्रिशिएटेड 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे क्या करना है आप लोगों ने? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे क्या करना है आपने? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, मेरे भाई डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले का पार्ट बनती है नहीं बनती? ये बताएं मुझे। अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में ज्यादा कम कर दूं, कौन से वाले मेथड में?
यस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यूज होती है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जो अमाउंट आती है उस पे रेट। यानी कि आपने क्या किया, आपने कॉस्ट ली, ये देखें जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला, माइनस आपने किया एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये लें, और इनटू क्या किया आपने, परसेंटेज। सर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की गलती अल्टीमेटली आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन भी गलत चार्ज करा दी है। इन्होंने डेप्रीसिएशन गलत चार्ज करा दी है। तो जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को ठीक करोगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपके माइंड में आएगा ओहो, ये तो कहाँ भी गलती हुई है। यस यू आर राइट, ये गलती तो हमसे डेप्रीसिएशन में भी हुई होगी, मतलब डेप्रीसिएशन भी ठीक करनी है। मेजॉरिटी लोग भूल जाते हैं। हमने जब पढ़ा था एरर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, हमने अलहदा हेड बनाया तो उसमें हम पहली बात सीखते ही हैं, बार बार हम इस बात पे फोकस करते हैं कि डेप्रिसिएशन भूल जाते हैं लोग। आपने नहीं भूली। सर ठीक है सर, अब बढ़ाऊं या कम करूं सर, क्या करूं, बताएं ना जरा, क्या करूं क्या करूं। तो सर बड़ा आसान सा हल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया है जिसका एसेट से ताल्लुक है, एसेट डेबिट होने का मतलब ये है कि एसेट बढ़ा रहे हैं और डेप्रिसिएशन भी बढ़ाओ। सर कितनी चार्ज करूं, सर ये जितनी की गलती है इस पे चार्ज करें। 180 पे कितने परसेंट लगा दें, 180 पे, जी सर 180 पे कितने परसेंट लगाऊं। सर रेट गिवन था सर, 15% रेट था, ये देखें, तो इसका मतलब 180 पे 15% लगा देना चाहिए। लगा दें सर 15%, ये लें सर, ये डेप्रीसिएशन आ गई सर, डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये आ जाएगी एंट्री। आपने जो पहले एंट्री बनाई हुई है वो जरा कम अमाउंट से बनाई हुई है, प्लीज बताएं डेप्रीसिएशन कितनी आ रही है। 180 का 15%, 180 का 15%, जी मेरे बच्चों, ओ मेरे बब्बर शेरों, जी प्लीज बताएं। 27 जी, 27 की डेप्रीसिएशन है। अब मुझे बताएं, ये एंट्री मतलब डेप्रीसिएशन कम चार्ज की थी, जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाई तो ये वाला फॉर्मूले में देखें ना जरा, ये ले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने बढ़ाई, ये अमाउंट क्या आ गई, ये कैरिंग वैल्यू कम आई होगी, जब उस पर परसेंटेज लगा होगा 15%, तो डेप्रिसिएशन क्या आई होगी, कम, आपने बढ़ा दी। ओके सर, ये थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। सर आप कैसे इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सर थोड़े से समझदार हैं। सर ने देखा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की, एसेट में कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होकर बैलेंस शीट में जाती है ना, तो सर ने कहा यार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब है एसेट डेबिट हो रहा है, एसेट बढ़ा रहे हो डेप्रिसिएशन भी बढ़ानी है, एसेट कम कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन कम करो। ओके, 27 की डेप्रिसिएशन है। डेप्रीसिएशन सस्पेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं, डेप्रीसिएशन कम थी आपने ज्यादा कर दी, डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसका मतलब ये है कि थर्ड से आप डेप्रीसिएशन इधर लेके आ रहे हैं। ये एक्सपेंस है डेबिट की एंट्री 27। अब वो एक भाई थे जो कि पूछ रहे थे या सोच रहे होंगे कि सर ये 36 ऐड क्यों किया था, भाई क्रेडिट की एंट्रीज आई थी तो ऐड है, अब देखें डेबिट की एंट्री आई है तो लेस है। हर क्रेडिट की एंट्री इधर पॉजिटिव है, हर डेबिट की एंट्री इधर नेगेटिव है। सिंपल सा यार, परचेज रिटर्न्स भी क्रेडिट हो रही थी, सेल्स रिटर्न्स भी क्रेडिट हो रही थी, तो मैंने इसलिए क्रेडिट की एंट्री प्रॉफिट में लाया था। ओके सर, सर ये थोड़ी सी बात समझ हजम होगी सर, आगे बढ़ें सर। लो जी भाईजान आ गए थर्ड वाले, फॉलोइंग एंट्रीज इन द कैश बुक वर नॉट पोस्टेड इन द जर्नल लेजर। अब ये जो कैश बुक है ना, ये भी कैश टी अकाउंट का पार्ट होती है। कैश बुक मतलब कैश अकाउंट, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट, यस, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट। ओके सर, इसका मतलब है कैश बुक क्रेडिट की एंट्रीज, क्रेडिट कैश डेबिट कैश, ठीक है बिल्कुल ठीक है। वो खुद सोचे ना जरा, वो क्या कह रहा है जरा और करें, मैं ये रेज करूंगा ताकि जरा ये रश जो है ये खत्म हो इधर से। ओके, ले सर, अब आपने क्या करना, ये ले, ये खत्म, अब हम क्या करें सर, अब ये क्वेश्चन, सर अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं सर, हम क्या करने वाले हैं। हम फॉलोइंग एंट्रीज इन द कैश बुक वर नॉट पोस्टेड इन जर्नल लेजर, सर कैश बिल्कुल ठीक है, कैश बुक में ठीक लिखा हुआ है आपने, आपने जर्नल लेजर में वो क्रेडिट कैश हो गया, डेबिट पे कोई एक्सपेंस आया होगा, डेबिट कैश है तो क्रेडिट पे कोई इनकम, क्रेडिट पे कोई एसेट, डेबिट पे कोई एसेट,
यानी कैश की एंट्री ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एंट्रीज बन रही हैं वो थोड़ी गड़बड़। सर देख लेते हैं। Following entries in the cash book were not posted in journal ledger. पहली, receipt of annual rent for a period ended 31st December March 2022 amounted to 336. Receipt of receipt of annual rent for a period ended 31st March 2022 amounted to 336. सर ये पैसे रिसीव हुए थे, तो टेक्निकली एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश डेबिट होना चाहिए, जो हुआ होगा क्योंकि कैश बुक में लिखा हुआ है। बस लिखना भूल गया आप रेंट के अकाउंट में, रेंट इनकम के अकाउंट। कितना सर? सर 336। सर 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 जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल ले लेंगे 336। सर एक मसला है। जी सर मुझे भी नजर आ रहा है। व्हाट इज योर ईयर एंड? सर क्वेश्चन में ईयर एंड गिवन है दिसंबर, ये लें, ये दिसंबर ईयर एंड है 2021, और आप रेंट रिसीव करके बैठ गए हैं मार्च तक का। समझ रहे? एक्स्ट्रा पैसे रिसीव कर लिए हैं। ओ मेरे भाइयों, एक्स्ट्रा पैसे कितने एक्स्ट्रा पैसे रिसीव किए हैं? आपका ईयर एंड है दिसंबर 2021, आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, रेंट रिसीव कर लिया है मार्च 2022 का, जनवरी 2022 का आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया, फेब 2022 का एक्स्ट्रा रिसीव किया, मार्च 2022 का एक्स्ट्रा रिसीव किया। 3 माह अगले साल के हैं जो रिसीव कर लिए हैं। जी 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 सर, 3 माह अगले साल के हैं, तो इस साल के कितने हैं? 9 मंथ्स। तो सर 9 मंथ्स की इनकम बनेगी, 9 मंथ्स की 336 को आपने 9/12 कर देना है, और रेंट पेएबल, रेंट लायबिलिटी, एडवांस लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस लायबिलिटी, ये बन जाएगा बाकी कितने 3 मंथ्स के। तो बताएगा जरा 9 मंथ्स का कितना आ रहा? एक्रूड इनकम, बिल्कुल। एक्रूड नहीं कहते, एडवांस इनकम कहते हैं। एक्रूड इनकम होती है जो इनकम अर्न कर ली है आपने और मिली नहीं है, ये है प्री रिसीव्ड इनकम। तो मेरे बच्चों ये अमाउंट आ रही है 252, और 3 माह जो है वो क्या है? लाइबिलिटी है। 336 इंटू 3/12, ये ले। कितनी अमाउंट आ रही है जी, प्लीज बताएं जरा अमाउंट। 84। सर ये एंट्री है सर। कैश डेबिट होगा? बिल्कुल भी नहीं सर, कैश तो एंट्री बनी हुई है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? ठीक करेंगे, कैश बिल्कुल ठीक है। जो एंट्री नहीं बनाई थी वो बनाओ, और डेबिट साइड पे क्या लिख दो? सस्पेंस। तो सस्पेंस आ गया मेरे बच्चों 336 है। तो पहली पोस्टिंग करनी है आपने सस्पेंस में, ये लें सर। सस्पेंस के अकाउंट में डेबिट करना है आप लोगों ने, तो ये 4th एंट्री है, और सस्पेंस डेबिट हो रहा है ड्यू टू रेंट। अब एक्रूड रेंट है, प्री रिसीव्ड रेंट है या रेंटल इनकम है, रेंट ही रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा 336 से। अब मेरे बच्चों इनकम स्टेटमेंट में क्या करूं? प्रॉफिट का क्या करूं? मैं तो प्रॉफिट भी रिकैलकुलेट कर रहा हूं। प्रॉफिट का क्या करूं? प्लीज बताएं, प्रॉफिट का क्या करूं? बताएं 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 बताएं, प्रॉफिट का क्या करूं? बताएं जी। रेंटल इनकम जो आ रही है इसका क्या करना चाहिए? प्लीज बताएं यार, क्या करना चाहिए? जी प्लीज बताएं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा जरा थोड़ा बेहतर कर लेना, बहुत ही गंदा हो गया था क्वेश्चन हमारा, है ना? जी सर बताएं। सर रेंटल इनकम क्रेडिट की एंट्री है सर, ये क्रेडिट की एंट्री है सर। एडवांस लायबिलिटी तो बैलेंस शीट आइटम है, तो हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस लेके आ रहे हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। ओके सर, फिर क्या करूं? सर 4th में ले आए, क्या ले आए? जी सर बिल्कुल, रेंटल इनकम सर, ये लें सर। क्रेडिट की एंट्री है बच्चों, इनकम है, नॉट रिकॉर्डेड थी, इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा 252। मेजॉरिटी लोग ये जो एक्रूड आपने जो प्री रिसीव्ड इनकम थी, जो एक्स्ट्रा पैसा आपने रिसीव कर लिया था, वो भी ले गए थे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। ये एक और कॉमन एरर था। ओके सर, आगे सर। पेमेंट ऑफ 220 फॉर इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 मई 2021। सर 1 मई 2021 पे आ रहा है जी आप। ओके, एक इक्विपमेंट के लिए परचेज किया है और आप लिखना भूल गए, डबल एंट्री थी। परचेज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, यानी इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था,
तो प्लीज जरा देखिएगा, आपको इक्विपमेंट डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट कैश, कैश तो क्रेडिट किया आपने, इक्विपमेंट डेबिट करना भूल गए। कितने से? 220,000 से। क्रेडिट कैश हो चुका है तो फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा यार, ये लें। सस्पेंस अकाउंट कितने से? 220 से। ये लें सर, 220 से सस्पेंस अकाउंट। अब मेरे बच्चों क्या करूं? इक्विपमेंट को, सस्पेंस को, तो सस्पेंस का कुछ करें सर, क्या करना है? सस्पेंस क्रेडिट करना है सर, सस्पेंस। ये लें सर, इक्विपमेंट। कितनी अमाउंट है सर इक्विपमेंट की सर? 220 सर। तो ये सस्पेंस अकाउंट आपने 220 से क्रेडिट कर दिया। सर इक्विपमेंट को की गलती, इक्विपमेंट की गलती सर, एसेट नहीं लिखा गया था, लिखा है तो सर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई होगी। कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें सर? तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ से इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी आ गई। ये डेप्रिसिएशन किसकी थी? जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिवर्स हुई है, और ये डेप्रिसिएशन अब आ गई है इक्विपमेंट पे। कितनी आ रही है मेरे बच्चों? 220 पे। 15% डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, हमने कर ली, लेकिन कितने मंथ्स की? 1 मई से 31 दिसंबर तक, कितने मंथ्स की? कहाँ जहाँ एसेट को आप लोग छेड़ोगे, नॉन करंट एसेट को, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, यानी लैंड के अलावा है, तो भाई आपने उसकी डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ रही है, प्लीज बताएं कितनी डेप्रिसिएशन है जो प्रॉफिट को हमारे कम कर देगी? कितनी डेप्रिसिएशन है बच्चों? प्लीज बताएं कितनी डेप्रिसिएशन? 22 है, तो डेप्रिसिएशन आ रही है 22। तो सर ये आ गई है डेबिट की एंट्री, ये आ रही है क्रेडिट की एंट्री। ये लें सर, ये लें डेप्रिसिएशन। अब मेरे बच्चों क्या करना है हम लोगों ने? दिस इज द क्वेश्चन। आगे बच्चों, कैश परचेजेस ऑफ 50,000। सर कैश परचेजेस रिकॉर्डेड नहीं है, तो परचेजेस रिकॉर्डेड नहीं है, क्रेडिट कैश हुआ है, तो क्या, कैसे ठीक करेंगे? परचेजेस डेबिट करें बच्चों, और कैश की जगह सस्पेंस, क्योंकि कैश तो क्रेडिट हो चुका है, ये क्रेडिट करते हैं। ये लें सर, 50/50। सस्पेंस के अकाउंट में यहाँ पे फोर्थ नंबर ही चल रहा है, ये यहाँ पे परचेजेस आ जाएंगी सर। कितनी परचेजेस? 50। ये लें। और ये ये जो ये जो परचेजेस हैं, डेबिट की एंट्री प्रॉफिट में आएगी। मुझे बताएं, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट आइटम है? यस। मुझे बताएं क्या करेगी? लेस करेगी या ऐड करेगी? प्लीज बताएं। लेस करेगी, ऐड। परचेजेस जो अनरिकॉर्डेड थी वो आपने रिकॉर्ड की। सर डेबिट की एंट्री आ रही है सर, बताएं डेबिट की एंट्रीज माइनस करती हैं सर। तो परचेजेस मेरे बच्चों 50 से आपने क्या करा लेना है? लेस। तो ये 50 से आपने लेस करा दिया। ओके सर। आगे सर, को खत्म? बिल्कुल खत्म। क्वेश्चन खत्म, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। सर सस्पेंस अकाउंट में उसने कहा था इम्बेजलमेंट आएगी। बिल्कुल जी, अकाउंट बैलेंस करें। बताएं जी, अकाउंट बैलेंस करके देखते हैं जरा, बताएं। ये लें सर, टोटल दें मुझे जरा। ये साइड बड़ी है जी, 629 आ रही है, और ये भी 629 लिखेंगे। बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, लॉस ऑन बैलेंसिंग ऑन इम्बेजलमेंट, ये यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। बताएं बच्चों कितना लॉस आ रहा है? बैलेंसिंग अमाउंट लॉस कितनी अमाउंट आ रही है? 179। ये लें सर, ये लॉस है सर, ये अकाउंट बैलेंस करके देख सकते हैं आप। मेरे भाई लॉस भी तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाना है, लॉस भी तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉस ऑन एम्बेजलमेंट यहां से आ जाएगा। और एग्जामिनर भाई कह रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि ये मेजॉरिटी लोगों ने नहीं लिखा। कितना लॉस ऑन एम्बेजलमेंट है? 179। ये लें सर, लॉस है, लॉस है, ये भी माइनस कर देंगे। तो मेरे बच्चों ये वो काम था जो आपने करना था। प्रॉफिट रिकैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो रिकैलकुलेटेड जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1441। तो सर ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया आप लोगों को। जो गिवन प्रॉफिट था उसको आपने करेक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है, साथ में सस्पेंस अकाउंट भी बना दिया। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।